हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा आवाज़ का इश्यू था कि माइक का जो बटन है वही ऑन करना भूल गए थे। कोई ना, दोबारा क्लास शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। अब आवाज़ आ रही है, एक बार चेक करके बताओ आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आवाज़ आ रही या नहीं आ रही इस बार। उसके बाद हम क्लास दोबारा शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आवाज़ आ रही है, ठीक है ठीक है। तो अब हम करते हैं नई क्लास। तो आज का जो टॉपिक अपना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, यानी अक्षों का रूपांतरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षों का रूपांतरण। तो अक्षों का रूपांतरण हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है कि जो मूल बिंदु है सिर्फ उसको हमें क्या करना, शिफ्ट करना है, अक्षों को रोटेट नहीं करना है। यानी जो एक्सिस है वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके पैरेलल ही रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें मूल बिंदु जो आपका ओरिजिन है इसको शिफ्ट करना है, तो ओ से ओ डैश पे शिफ्ट करेंगे। सेकंड हम किस प्रकार कर सकते हैं कि जो एक्सिस हैं इनको हम रोटेट करना है लेकिन मूल बिंदु को फिक्स रखना है। यानी ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसको हमें क्या करना है, रोटेट करना है, लेकिन मूल बिंदु है वो सेम रहना चाहिए। और थर्ड टाइप का इन दोनों का मिक्स है कि मूल बिंदु को शिफ्ट भी करना है और साथ में अक्षों को रोटेट भी करना है। तो फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो आपके पास मूल निर्देशित अंतर है वो है OX और OY। अब हमें क्या करना है, इस मूल बिंदु को 0,0 को क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो इसको शिफ्ट कर दिया बिंदु O डैश पे जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, H, K हैं। तब आपको बताना है कि जो मूल बिंदु कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग किसी बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या हैं, X, Y हैं। और तो शिफ्ट करने के बाद जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है O डैश X डैश O डैश Y डैश, इस सिस्टम में इसी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, X डैश Y डैश हैं। तो X Y और X डैश Y डैश में आपको क्या संबंध आएगा, क्या रिलेशन आएगा वो बताना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछा जाए कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस तो X होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी पूरी, ये Y होगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये वाली डिस्टेंस आपके पास H है और ये डिस्टेंस आपके पास X डैश है। तो यहाँ से आपके पास X की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, X डैश प्लस H आ जाएगी। इसी प्रकार हम देखें ये वाली डिस्टेंस तो Y है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये K है और ये डिस्टेंस Y डैश है। तो यहाँ से आपके पास Y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, Y डैश प्लस K आ जाएगी। तो आपको कोई इक्वेशन देकर ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ओरिजिन को हम किसी पॉइंट H, K पे रिप्लेस कर देते हैं तो उस केस में इक्वेशन है वो किस प्रकार चेंज होगी। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, x को x डैश प्लस h से रिप्लेस करना है और y को y डैश प्लस k से रिप्लेस करना है और इस इक्वेशन को सोल्व करना है। और लास्ट में x डैश को x से और y डैश को y से रिप्लेस कर देना है। तो हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है x डैश और y डैश में, और x डैश में और y डैश में क्या रिलेशन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये डायग्राम ध्यान में है तो आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम जो दोनों तीनों कंसेप्ट के बाद समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सिस को रोटेट करना है लेकिन ओरिजिन क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो डायग्राम है वो थोड़ा सा कलर है वो चेंज हो गया है। ये आपके पास ग्रीन आएगा, ये आपके पास है मैन, एक ये वाला और एक ये वाला, दूसरा आपके पास है ये वाला और ये वाला। तो यानी मूल आपके पास है OX और OY, इसको रोटेट किया है पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से। तो आपके पास जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आया वो क्या है, OX डैश और OY डैश। यानी यहाँ पर जो मूल बिंदु है वो आपका क्या रहा है, फिक्स है, सिर्फ अक्षों को रोटेट किया।
तो अब आपको देखना है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश में क्या रिलेशन है। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेक करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से लंब डाला, P से एक्स एक्स पे लंब डाला और इसका नाम दे दिया है M। अब हमें क्या करना है आप बताओ। देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी। नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं कितने इस बिंदु के निर्देशांक एक्स डैश और वाई डैश है। तो एक्स डैश ओ एक्स डैश से, यानी ये एक्स एक्सिस है न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम की, नए निर्देशांक तंत्र की एक्स एक्सिस से दूरी किसको बताती है, वाई कोऑर्डिनेट को। यानी ये डिस्टेंस वाई डैश है और ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स डैश। यहाँ तक कोई किसी को समस्या। अब हमें क्या करना है, इसको वापस हमें लंब डालना है, नीचे लंब डाल दिया है और यहाँ से ये लंब डाल दिया। तो पहले तो हमें देखना है, ये देखो ये एंगल कितना है। अगर मैं इस त्रिभुज को लेता हूँ, ये वाला त्रिभुज सिर्फ, तो यहाँ से हम देखें तो ये एंगल थीटा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज 90। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना, सॉरी ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, शीर्षाभिमुख कोण। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। ये कितना हो जाएगा, थीटा। और ये थीटा है तो ये कोण 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोण है वो थीटा होगा और किस प्रकार होगा ये मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये कोण थीटा है। ठीक है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट n और इसको नाम दे देते हैं a और ये b दे देते हैं। अब हमें x निकालना है सबसे पहले, तो आप x बताओ क्या होगा और फिर हमें y चाहिए। तो सबसे पहले x देखें, तो x तो ये डिस्टेंस x है, OM x है, तो OM आपके पास x है। तो OM कैसे निकाल सकते हो आप बताओ, ON माइनस MN कर दो। ON में से अगर MN घटा देंगे तो आपके पास OM बचेगा, तो यानी कि ON माइनस MN, दिस इज इक्वल्स टू ON माइनस MN। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही है, यानी AB। यहाँ तक ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब हमें y निकालना है, तो y डिस्टेंस कौन सी है, y डिस्टेंस तो ये वाली y डिस्टेंस है, ये y है, यानी PM। PM आपके पास y है। PM निकालना तो आप क्या कर सकते हो, PA प्लस AM, यानी PA प्लस AM करना है आपको, PA प्लस AM करना है। और AM किसके इक्वल है, BN के इक्वल है। AN आपके पास BN के इक्वल है, दिस इंप्लाइज PA प्लस BN। तो आपको चाहिए क्या, आपको ON चाहिए, AB चाहिए, यहाँ से तो आपको x मिल जाएगा, PA चाहिए और BN चाहिए, यहाँ से आपको y मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है, यहाँ पर क्या निकल के आता है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू ON क्या है, देखो ये त्रिभुज लेता हूँ मैं OBN, ये वाला त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज आपके पास है, इसके अंदर आपको चाहिए ON। ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस x डैश है, तो इसके पैरेलल ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, x डैश हो जाएगी। तो बाय ट्रिग्नोमेट्री ON कितना आ जाएगा, x डैश कोस थीटा, ये आधार है ना, तो कितना आ जाएगा, x डैश कोस थीटा। क्या है आपके पास, ON आया है, माइनस का साइन, AB ये वाला है। तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पर AB क्या है, इसका लंब है, और लंब है तो ये y डैश है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का y डैश साइन थीटा। यहाँ तक बताओ किसी को कोई भी समस्या है तो आप बोल सकते हो। ये समझ में आया क्या, मैंने पहले त्रिभुज लिया है OBN, यहाँ पर ON चाहिए, ये आपके पास कर्ण x डैश है, तो ये आधार है, तो लाल बट्टा कक्का x डैश कोस थीटा, डायरेक्ट क्या लगाया मैंने, ON अपॉन में AB, आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। तो ON कितना हो जाएगा, AB इंटू कोस थीटा, और AB का मान क्या है आपके पास, x डैश है, तो x डैश कोस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या था आपके पास, लंब है, ये थीटा है, तो ये लंब है, तो y डैश साइन थीटा आ गया। इसको एक बार आप खुद करके देखना डायग्राम से, तो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब हम देखना है y का मान निकालना है, तो y क्या है, PA, ये आपके पास है P और A। ये इस त्रिभुज में देखें हम
तो ये त्रिभुज में क्या है, ये आपके पास आधार है, तो क्या हो जाएगा y डैश कोस थीटा, y डैश कोस थीटा आधार है तो आपके पास, हाँ y डैश कोस थीटा आ जाएगा, माइनस का साइन या प्लस का साइन आ जाएगा। और आपके पास ये bn आपके पास ये है, तो वापस इस त्रिभुज में हम देखें तो ये लंब बन जाएगा, तो bn क्या आ जाएगा, x डैश साइन थीटा। आया समझ में? आपको दो त्रिभुज है, इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें लगाने। तो यहाँ से अगर आप देखो, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखो x और y, इसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये है कोस थीटा। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि चीज़ें हैं वो और आसानी से हो जाए। ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा पहले क्या लिखना, मुझे x डैश पहले लेता हूँ, तो x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कोस थीटा, क्योंकि पहले x डैश एक साथ लिखेंगे, सॉरी, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा और ये आ जाएगा कोस थीटा, और ये x डैश y डैश। तो यहाँ से आप देख सकते हो x का मान कितना आएगा, कोस थीटा इंटू एक्स डैश माइनस साइन थीटा इंटू वाई डैश, यह आपके पास आ गया है x का मान। इसी प्रकार आपको y की वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा एक्स डैश प्लस कोस थीटा वाई डैश, यानी आपको ये ध्यान में रखना है। अब आपको एक मैट्रिक्स ध्यान में रखनी है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये इसका प्रोसेस है। अब इसको हमें याद रखना है, तो हम किस प्रकार याद रखेंगे, अब देखो हमें इसको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो मैं अगर इसको लिखूं इस प्रकार, आप इसको ध्यान में रख सकते हो, अगर ये x है ये y है, या x डैश y डैश लिख लेते हैं, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, x और y। याद नहीं करना है, मैंने क्या कहा, याद नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, आपको x डैश y डैश चाहिए तो इसका मान कितना आएगा बताओ, x डैश y डैश क्या आएगा, इसको इधर ले जाएंगे, इसका इन्वर्स, और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर माइनस प्लस साइन स्क्वायर, 1 आ गया, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये 1 आ गया, डिटर्मिनेंट तो आपके पास 1 आ गया। फिर क्या करते हैं, चेंज, कोस थीटा एज इट इज, यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा। आप सभी को पता है कि ए बी सी डी कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना, तो किस प्रकार निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी, उसके बाद ए और डी तो एज इट रिप्लेस कर देते हैं, ए और डी को तो माइनस बी और माइनस सी। अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा ये प्लस साइन थीटा और ये माइनस का साइन थीटा, और ये आपके पास एक्स वाई आ जाएगा। तो अब आपको x डैश वाई डैश गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई निकाल सकते हो, और एक्स वाई गिवन है तो आप x डैश वाई डैश निकाल सकते हो। और यहाँ से देखो आपके पास x डैश का मान कितना आएगा, x कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, x कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। वाई डैश चाहिए तो आपको कितना आ जाएगा, वाई डैश वाई डैश की वैल्यू चाहिए आपको, तो वाई डैश कितना आ जाएगा, वाई डैश आपके पास आ जाएगा माइनस का एक्स साइन थीटा, माइनस का एक्स साइन थीटा और प्लस का वाई कोस थीटा। तो ये आप एक बार इसको सारणी को भी ध्यान में रख सकते हो, या आप इस टेबल से भी ध्यान रख सकते हो। ये भी रखने की जरूरत नहीं है आपको याद रखने की, मैं तो ये कहूँगा कि आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है। एक्स वाई है तो ये वाली मैट्रिक्स ध्यान रखनी है, एक मैट्रिक्स ध्यान में रख लो, उसका फिर क्या करना है, सिर्फ इनवर्स ही लेना है। तो ये इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। और इसके बाद थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ आपके पास है कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, यानी एक्सों को रोटेट भी करना है और साथ में ओरिजिन को भी क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो आपके पास वही आ जाएगा, एक्स वाई चाहिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, एच के प्लस
कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और यह आपके पास है एक्स डैश वाई डैश। ये आएगा ना, एक बार देखो एक्स निकाला था तो एच प्लस के किया था ना, एच प्लस एक्स डैश, सॉरी एच प्लस एक्स बराबर एच प्लस एक्स डैश किया था, वाई बराबर के प्लस वाई डैश किया था। तो ये आपका ऐड हो गया और साथ में रोटेशन वाला भी हो गया। तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ करना है तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो आपको फर्स्ट और सेकंड दो ही ध्यान में रखना है, तीसरे में तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों को एक साथ लिखना है। तो ये है रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है देखते हैं कि मूल बिंदु को 1,2 पर स्थानांतरित करने पर बिंदु के नए निर्देशांक 5,7 हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हैं। क्या किया इसमें कि आपको जो मूल बिंदु है उसको 1,2 पर स्थानांतरित किया। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम आपकी जो एक्सिस है मेन, और ये मान लेते हैं आपको मूल बिंदु को स्थानांतरण करने पर आया है। ये मूल बिंदु यहाँ पर आपका 0,0 है। मूल बिंदु कहाँ स्थानांतरित किया है, 1,2 पर स्थानांतरित किया है। तो नए निर्देशांक 5, 7 है। एक्स डैश वाई डैश कितने हैं, 5 और 7। नए निर्देशांक कितने आपके 5 और 7 हैं। तो पुराने मान लेते हैं कितने हैं, एक्स वाई है। तो आपको निकालना है, आप सभी जानते हो कि x बराबर कितना होता है, एक्स डैश प्लस एच, और y बराबर कितना होता है, y डैश प्लस में की। ये होता है ना, ये आपके पास क्या है, h प्लस एक्स डैश y डैश प्लस की। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, नए मूल बिंदु को इस एच के का मान 1,2 है, और एक्स डैश वाई डैश कितना है, 5 और 7। तो x का मान आ जाएगा आपके पास 5 + 1, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y डैश का मान कितना आपके पास 7 है, प्लस इसका मान 2 है। तो जो मूल के निर्देशांक x बराबर आपके पास 6 आ गया है, और y की वैल्यू आपके पास 9 आ गया है, यानी 6,9 है, वो यहाँ पर मूल के निर्देशांक हैं। आया समझ में, किसी को कोई डाउट। 6,9, शाबाश, वेरी गुड। कौन है, अक्षय नागर बता रहे हैं 6,9, बिल्कुल सही है। कुछ भी नहीं करना है, रटना नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर आप कंसेप्ट समझ के करोगे तो हो सकता है चीज़ें आपको शुरुआत में टाइम लग जाए, लेकिन एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया है तो वो चीज़ें आप लंबे टाइम तक याद रखोगे। अगर आप इसको रटने लग गए हो कि एक्स डैश बराबर तो एक्स डैश प्लस एच होता है, अब आपको ये नहीं पता एक्स डैश क्या है, एक्स क्या है, एच क्या है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको कोई भी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो कंसेप्ट को समझना ही है। कंसेप्ट क्या बताया, ये आपके पास मूल निर्देशांक है 0,0 है, इसको उठाकर हमने h, k पर नया है आपके पास h, k, इसके सापेक्ष बिंदु के निर्देशांक x y हैं, और इसके सापेक्ष बिंदु के निर्देशांक x डैश y डैश हैं। अब आपको खुद को पता है ये डिस्टेंस तो x है, तो ये h है, और ये x डैश है, तो x बराबर h प्लस एक्स डैश। सिंपल चीज़ें हैं, आपको समझने का ही प्रयास करना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ कर्व। आपको क्या करना है, समीकरण डिटरमाइन करनी है किसी कर्व की। कौन से कर्व, 2x² + 3y² - 8x + 6y = 7 when the origin is translated to the point 2, -1। यानी मूल बिंदु को ट्रांसलेट कर दिया है कहाँ पर, बिंदु 2, -1 पर। उसी समय आपको क्या करना है, डायग्राम बना लो एक बार। या आपके पास मान लेते हैं मूल है, या आपके पास मान लेते हैं कि नया है। ये 0,0 है, कहाँ ट्रांसलेट किया है, 2, -1 पे ट्रांसलेट किया है। तो हमें क्या करना है कि इस कर्व की इक्वेशन आपको बताना है क्या होगा। तो आप सभी जानते हो x बराबर क्या होता है, x डैश प्लस एच, और y बराबर होता है y डैश प्लस की। x डैश एज इट इज है, h की वैल्यू है प्लस का 2, y डैश एज इट इज है -1।
तो x की जगह आपको रिप्लेस करना है x डैश प्लस 2 और y की जगह रिप्लेस करना है y डैश माइनस 1। तो यहाँ पर आप रखोगे 2 टाइम x डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम y डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 8 x डैश प्लस 2 प्लस 6 y डैश माइनस 1 इक्वल्स टू 7। और इसको सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में क्या करना है, x डैश को तो रिप्लेस कर देना है x से और y डैश को रिप्लेस कर देना y से, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो रिक्वायर्ड मिल जाए। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो बताओ। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, जो कंसेप्ट था वहाँ पर हमने ये कंसेप्ट रखा है, h और k की वैल्यू पुट की है और उसके बाद हमने इस वैल्यू को हमें किस में रख दिया, इस गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी इक्वेशन मिलेगी वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। क्या पूछा, डिटरमाइन द इक्वेशन, यानी वो समीकरण हो जाएगी। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हम उसको वापस डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन एक और है, यदि निर्देशी अक्षों को यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनको π/4 कोण से घुमा दें। ये आपके पास मान लेते हैं, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते रहना। ये आपके पास मूल निर्देशी अक्ष है OX OY, इसको हमें π/4 एंगल से घुमाना है। तो ये π/4 एंगल से इसको घुमा दिया जाता है। तब बिंदु के नए निर्देशांक, ये नए वाले हैं, ध्यान रखना है, x डैश y डैश आपके पास ये हैं, तब मूल निर्देशांक कितने हैं। तो अभी मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, एक्स वाई अगर आपको निकालना है तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, ये आपके पास आए थे एक्स डैश वाई डैश, यही आए थे ना। अब इसे हमें क्या है, क्या गिवन है, नए निर्देशांक गिवन है। तो मूल के पूछे हैं तो मूल तो अपने यही है। तो देखते हैं एक्स वाई क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू π/4, एंगल थीटा का मान कितना है π/4। तो आप बताओ कोस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, कोस π/4 तो 1/√2 होता है, माइनस 1/√2, यह आपके पास है 1/√2 और यह आपके पास है 1/√2। π/4 ये होता है ना 1/√2। यह आपके पास x डैश ये कितने हैं, ये आपके पास √2 है, यह आपके पास 2√2 है। सिंप्लीफाई करना है, पहले तो इसको यहाँ से किया तो 1 आ गया है, x की वैल्यू कितनी आ गई है, x आपके पास आ गया है 1, माइनस का साइन, ये √2 से √2 कैंसिल, -2 यानी कि -1 और आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस √2 से 2 यानी कि 3। तो आपके पास -1,3 है, वो क्या है, मूल निर्देशांक है। चेक करो आपके भी ये आ रहे हैं क्या, -1,3। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आपको खुद को भी चेक करके देखो। हाँ भाई बताओ, -1,3 बिल्कुल एक्स नागर का भी यही आया है, यानी ये सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। एक बार कैलकुलेशन आपको भी खुद को चेक करना है, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। बिल्कुल, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, अगर बेसिक कंसेप्ट पता है तो वैसे वैसे डायग्राम बनाना है। ज्योमेट्री की खास बात यही है कि चीज़ें इसके अंदर हमें दिखती हैं। तो जैसे हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपको स्ट्रेट लाइन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको ये पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, इतनी सी चीज़ पता चल गई, तो आपको कोई भी इक्वेशन जो 7-8 फॉर्म है ना, पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, वो चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। नॉर्मल फॉर्म आपको सिर्फ 2 चीज़ें ही ध्यान में रखनी हैं कि स्ट्रेट लाइन बनती कैसे है, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। ज्योमेट्री में यही चीज़ें हैं, खास बात किसमें आपको चीज़ें हैं वो विजुलाइज होती दिखेंगी। ज्योमेट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है, जो आपका सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सबसे आसान टॉपिक है वो ज्योमेट्री है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन है, सर्ल है, लाइन है, सर्कल है। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपके पास लोकस, यानी कि बिंदु पथ। बिंदु पथ, और आप सभी जानते हो बिंदु पथ क्या होता है। बिंदु पथ किसी बिंदु का पथ कब है, जब कोई बिंदु किसी गिवन कंडीशन के अंदर मूव करता है। ये तो होता है ना, डेफिनेशन क्या होती है,
ए कर्व डिस्क्राइब्ड बाय ए पॉइंट विच मूव अंडर गिवन कंडीशन, यानी कोई कर्व है जो किसी बिंदु के द्वारा डिस्क्राइब्ड किया जाता है, बनाया जाता है, कब? जब वो किसी गिवन कंडीशन के अंडर में क्या करता हो, मूव करता हो, क्या कहलाता है? लोकस कहलाता है। जैसे सबसे सिंपल लोकस हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि एक स्थिर बिंदु से एक ऐसे बिंदु डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी क्या रहती हो, कांस्टेंट रहती हो। तो ये बिंदु आपके पास क्या होंगे, इन बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, सर्कल बनता है। सबसे आसान जो डेफिनेशन या सबसे आसान जो लोकस है वो सर्कल का है। तो एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, इससे भी कांस्टेंट। तो ऐसे बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है, यानी कि वर्त कहलाता है। तो अब लोकस फाइंड आउट करने का एक एल्गोरिथम होता है कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि कोई भी बिंदु का बिंदु पथ फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करना, स्टेप फर्स्ट में आपको जो भी बिंदु का आपको क्या फाइंड आउट करना है लोकस, उसके कोऑर्डिनेट मान लेने हैं कि h, k हैं। तो पहला काम क्या है, अज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h से h के, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, उस बिंदु के निर्देशांक मान लेने हैं। क्या है, h, k मानने। हमेशा h, k हैं उस बिंदु के निर्देशांक मानने। मान लेते हैं कि h, k आगे कि आपके पास कोई बिंदु भी। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट द गिवन कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म इंक्लूडिंग h, k। आपको कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन को लिखनी है मैथमेटिकल फॉर्म में। वहां पर h और k है वो क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें फिक्स पॉइंट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा, बीटा है। तो आपको कंडीशन क्या गिवन है कि इस बिंदु से इस बिंदु की डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स्ड है। और मान लेते हैं फिक्स कितनी है, r है। कितनी है, r मान लेते हैं। तो ये बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा, h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है। तो ये क्या किया हमने, राइट द गिवन कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्विंग h, k, यानी हमें एक गणितीय रूप में क्या लिखनी है, एक कंडीशन लिखनी है जो h और k को इन्वॉल्व करती हो। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि इस बिंदु की फिक्स बिंदु से डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है और उसको हमने मान लिया r है। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन होगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, एलिमिनेट द वेरिएबल इफ एनी, यानी कोई वेरिएबल आ रहा है h और k के अलावा, कोई वेरिएबल आ रहा तो उसको हमें क्या करना, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, r भी फिक्स डिस्टेंस है, अल्फा बीटा भी क्या है, फिक्स है। तो कोई भी आपके पास नहीं आ रहा है वेरिएबल। उसके बाद हमें क्या करना है, रिप्लेस h बाई एक्स एंड k बाई वाई, यानी लास्ट में हमें h को x से रिप्लेस करना है और k को y से रिप्लेस करना है। तो जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे तो आपके पास x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा, ये सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। और जो किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, जिसका केंद्र क्या है, अल्फा, बीटा, और जिसकी रेडियस यानी त्रिज्या क्या है, r। तो ये है लोकस फाइंड आउट करने का एल्गोरिथम। तो क्या काम करना, सबसे पहले आपको जिस भी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है उसके कोऑर्डिनेट h, k मानने हैं। सेकंड, आपको क्या करना है, मैथमेटिकल कंडीशन लिखनी है जो h और k को इन्वॉल्व करती है। और थर्ड चीज़ आपको क्या करना है कि उसके अंदर कोई वेरिएबल आ रहा है तो उसको एलिमिनेट करना है। और फोर्थ काम आपको क्या करना है कि h को तो x से रिप्लेस करना है और जो k है उसको y से रिप्लेस करना है। ये प्रोसेस अगर आप करते हो तो आपके पास लोकस है वो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखें, तो ये क्वेश्चन है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। अभी क्या था कि एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक फिक्स बिंदु से डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो उसका लोकस क्या हो जाएगा, उसका लोकस अब वो आपके पास सर्कल हो जाएगा। अभी ये भी क्या, तो ये था आपके पास बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हमने देखा था कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती हैं, एक्सिस क्या होती हैं, ओरिजिन क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला जिसमें अंत विभाजन, बाह्य विभाजन, या कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई रेखा
इंटरसेक्ट करती है तो किस रेशो में इंटरसेक्ट करती है, जो हमने फॉर्मूला देखा था ना लेमडा का मान, उसके बाद हमने देखा था एक्सिस का क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जिसको हम 3 टाइप से कर सकते हैं। मूल बिंदु को शिफ्ट करना है अक्षों को बिना रोटेट किए, दूसरी चीज़ मूल बिंदु को फिक्स रखना है, सिर्फ अक्षों को रोटेट करना है, और तीसरी चीज़ में हमने क्या किया, दोनों काम है वो एक साथ किए हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि लोकस क्या होता है किसी पॉइंट का। तो यहाँ तक किसी भी साथी को कोई समस्या है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज हम फिर आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइन। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मानो आपके जैसे मकान बनाते हो तो नींव है, वो नींव आपकी तैयार हो चुकी है। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। ये चीज़ें बेसिक आप सभी को आती हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा। क्या है, सरल रेखा आपका मेन टॉपिक है, वो शुरू हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सरल रेखा अगर आपको समझ में नहीं आई तो सर्कल वगैरह में आपको समस्या आएगी। तो ऑनलाइन में आपको ये फ़ायदा रहता है कि अगर आप किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाते हो तो आप उस क्लास को एक बार पहले देख सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास को, ताकि नई क्लास समझने में आपको आसानी हो। तो यहाँ से आपको जो नया टॉपिक आपका शुरू हो रहा है, तो अब आपको थोड़ा सा क्या करना है, आराम से सुनना है, ध्यानपूर्वक। ये PDF है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी एक साथ, तो चिंता ना करें नोट्स वगैरह की। तो स्ट्रेट लाइन में आपको पहले तो ये देखना क्या क्या पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन बोले तो सरल रेखा, तो सरल रेखा में आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि सरल रेखा होती क्या है, यानी कि डेफिनेशन क्या होती है सरल रेखा की। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि सरल रेखा के लिए हमें क्या चाहिए, किसी चीज़ को बनाना है तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए ना अपने पास, इंग्रेडिएंट कंपोनेंट होने चाहिए। तो यानी कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन के लिए, किसी भी सरल रेखा को बनाना है तो हमें हमारे पास क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। और ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर टॉपिक है। अगर आपको ये पता चल गए है तो आपको स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। थर्ड चीज़ आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्लोप ऑफ ए लाइन। यानी सबसे पहले आपको लाइन की स्लोप क्या होती है। जब ये चीज़ें पढ़ोगे आपको तो आपको पता चलेगा कि लाइन के लिए एक स्लोप चाहिए। तो वहाँ पर आपको स्लोप क्या होती है किसी लाइन की, उसके बारे में बताना है। और उसके बाद जो आपका टॉपिक नेक्स्ट है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन दिखती कैसी है। मैथमेटिकल में उसको बोलते हैं इक्वेशन क्या होती है। नॉर्मल आपसे पूछे किसी चीज़ के बारे में कि कैसी दिखती है तो उसको हम मैथमेटिकली बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो कि आपको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। इसके बाद ये चीज़ें हैं वो बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो इक्वेशन हो गया आपके पास डिफरेंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की। उसके बाद आपको बताऊँ, अभी 2 लाइन हैं वो पैरेलल होती हैं या परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनकी इक्वेशन कैसे होती है। इंटरसेक्ट करती हैं 2 लाइनें तो वो किस प्रकार होगी, क्या कंडीशन होगी। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन है वो इनफाइनाइट हो सकती हैं, उन लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अगर कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसके बीच में एंगल बनता है थीटा, ये भी एंगल बनता है, तो वो कोण कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे यही तो है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन। यानी 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो इस बिंदु से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन। इनको हम हिंदी में देखेंगे करके, आप हिंदी मीडियम वाले परेशान नहीं हो बिल्कुल भी, सर ये इंग्लिश में लिख रखा। हम एक एक चीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और जब टॉपिक लिखेंगे तो वहाँ पे हिंदी में भी लिखेंगे। उसके बाद एंगल बिटवीन 2 लाइन, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके बीच में कोण भी बनता है, उस कोण को कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो कंडीशन क्या होती है कि लाइन है वो पैरेलल होंगी, यानी समांतर होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी यानी कि कट करेंगी, कोइंसिडेंट यानी कि संपाती होंगी, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होंगी। तो वो कंडीशन के बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट मेकिंग। उसके बाद क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट मेकिंग ए गिवन एंगल विद ए गिवन लाइन। यानी किसी लाइन है इसके साथ कोई एंगल बना रही है और किसी पॉइंट से पास हो रही है, तो इस लाइन के साथ मान लेते हैं कि थीटा एंगल बनाने वाली लाइनें 2 हैं और इस पॉइंट से पास हो रही हैं,
तो उस केस में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद ए टू लाइन, विद ए टू लाइन, यानी आपके पास कोई दो लाइनें हैं तो इससे इक्वली इंक्लाइंड होने वाली यानी कि समान झुकाव, ये समान झुकाव वाली इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। इसके बाद देखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी किसी बिंदु की किसी लाइन से डिस्टेंस क्या होती है, या दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, एक लाइन के रिस्पेक्ट में दो बिंदु एक साइड हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद आपके पास कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ 3 लाइन, यानी 3 लाइन हैं वो कॉन्ग्रेंसी कब होंगी, कॉन्क्रेंट कब होंगी। और उसके बाद हमारे पास है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट, यानी कोई लाइन है तो इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है और इस पॉइंट का इसके अंदर इमेज क्या है। इस सभी टॉपिक के बारे में हम 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में रूपरेखा होनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या पढ़ना है। इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कोई भी चीज़ है तो वो दिखती कैसे है, पहले तो होती क्या है यानी डेफिनेशन, फिर वो होती है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन, उसके बाद कैसी दिखती है यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद लाइन के साथ आपको प्ले करना है यानी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन, इनके बीच में कोण, फिर एक बिंदु और एक लाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है, उनके बीच की डिस्टेंस, उस बिंदु का फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, उस पॉइंट की इमेज क्या होती है, इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन के बारे में बेसिक थोड़ा बहुत आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब फर्स्ट टॉपिक इसका आता है डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा क्या होती है। स्ट्रेट लाइन की परिभाषा क्या होती है आप बताओ। सरल रेखा की परिभाषा क्या होती है। सरल रेखा है वो एक ऐसा कर्व होता है, क्या होता है, एक ऐसा कर्व है सरल रेखा जिसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट उठाओ आप, ये पॉइंट मान लेते हैं P, ये पॉइंट मान लेते हैं Q, कोई भी दो पॉइंट उठाएंगे ना तो उस पॉइंट को मिलाने वाला, उस पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो वापस इसी कर्व पे लाई करेगा। क्या डेफिनेशन है कि कोई भी रेखा है उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट उठाएंगे तो उन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वापस उसी पे लाइन पे लाई कर जाता है, तो वो कर्व क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन कहलाता है। यानी द स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व such that every point on the line segment joining any 2 point lie on it, points on it lie on it, यानी एक ऐसा करो जिसके ऊपर कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वापस उसी पे लाई कर जाए। यानी ये बिंदु ले लिया तो इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड है तो इसका प्रत्येक बिंदु वापस कहाँ पर लाई कर जाए, इस लाइन पे लाई कर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं। ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं। तो क्या परिभाषा होगी कि सरल रेखा एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर कोई भी दो बिंदु लो और उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो वापस उसी कर्व पे लाई कर जाए, उसी वक्र पे लाई कर जाए, तो वो क्या कहलाता है, लाइन कहलाता है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया रेखाखंड, क्या है, रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट, लाइन मतलब रेखा और सेगमेंट क्या होता है, खंड होता है। एक होता है आपके पास रेखा जिसको बोलते हैं लाइन, और तीसरा एक वर्ड होता है रे यानी कि किरण, इसको बोलते हैं रे। तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें माइनर सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। रेखाखंड क्या होता है, जिसकी फिक्स क्या हो, इसकी जो दूरी है वो फिक्स होती है, डिस्टेंस, तो ये रेखाखंड है जिसको हम फिक्स। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट होती है, इधर भी चलती है, दोनों साइड चलती है, इनफाइनाइट है वो रेखा होती है। और रे क्या होता है, इसमें एक साइड तो फाइनाइट होती है और एक साइड बढ़ती है। रेज में क्या होता है, किरण है वो एक साइड फिक्स होती है और एक साइड बढ़ती है, तो इसको बोलते हैं किरण। तो इन चीज़ों, तीन चीज़ों में ध्यान रखना, रेखाखंड, रेखा और किरण, ये तीन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होती है और किरण क्या होती है, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना।
परिभाषा समझ में आ गई। अब हमें क्या देखना है कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ज्योमेट्रिकल कंडीशन टू डिटरमाइन ए लाइन यूनिकली, यानी किसी एक रेखा को यूनिकली अद्वितीय रूप से हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, पहचान करना है। तो आप मुझे बताओ कि कोई भी सरल रेखा आपको बनाना है तो उसके लिए आपको किस किस चीज़ों की आवश्यकता है। एक सरल रेखा को यूनिकली बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए कि आप सरल रेखा बना सकते हो। आप में से कोई भी बताओ कि एक सरल रेखा बनानी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए आपको। आप कहोगे सर एक पॉइंट ले लेते हैं, तो आपने ये पॉइंट ले लिया, तो आप बताओ इस पॉइंट से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन कभी यूनिक हो सकती है क्या। आप कहोगे सर इस पॉइंट से तो ये भी लाइन पास हो रही है, ये भी लाइन पास हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। एक बिंदु से कितनी लाइन खींच सकते हो आप, एक बिंदु से आप इनफाइनाइट लाइन है वो खींच सकते हो। पॉइंट एंड स्लोप, एक्स से नागर बोले हैं कि एक पॉइंट और एक स्लोप मिल जाए, तो यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम अकेला लेते हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट लाइन आ रही है। स्लोप क्या होती है, स्लोप के बाद में हम बाद में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। एक मतलब डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी एक डायरेक्शन हो जाए कि इस डायरेक्शन में जानी चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए, यानी ये पॉइंट हो जाए, आपसे बोले कि इस पॉइंट से पास होने वाली और इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इस लाइन के डायरेक्शन में होनी चाहिए। जब बोलूँ स्लोप, सही चीज़ तो वो स्लोप है कि जिस लाइन की स्लोप में, या मैं बोलूँ कि इसकी स्लोप है वो कितनी होनी चाहिए, 1/√3 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो अगर आपके पास पॉइंट और स्लोप है तो वो आपको लाइन है वो फिक्स रहेगी। अब इस पॉइंट से और ये स्लोप मान लेते हैं, स्लोप कितनी है, m स्लोप है। स्लोप क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे, यानी कि पॉइंट प्लस स्लोप हो जाए, पॉइंट प्लस स्लोप हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिक लाइन खींच सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और कंडीशन है क्या कि पॉइंट और स्लोप नहीं हो, तो उसके अलावा आपके पास दूसरी कंडीशन भी है कुछ। आपके पास अगर 2 पॉइंट हैं, आपके पास अगर 2 पॉइंट हैं कि ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन बताओ, तो इस 2 पॉइंट से हमेशा ही एक ही लाइन खींच सकते हो आप, कोई दूसरी लाइन नहीं खींच सकते हो। तो या तो आपके पास क्या हो जाए, एक पॉइंट हो जाए, या आपके पास क्या हो जाए, एक पॉइंट और एक स्लोप हो जाए। तो ज्योमेट्रिकली कंडीशन क्या है किसी भी लाइन को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए, आपके पास 1 पॉइंट प्लस क्या होना चाहिए, स्लोप होनी चाहिए। दूसरी आपके पास क्या होनी चाहिए, 2 पॉइंट होना चाहिए, 2 पॉइंट। या तो आपके पास 2 बिंदु हो या आपके पास एक बिंदु और एक स्लोप हो, तो आप यूनिक लाइन क्या कर सकते हो, हमेशा खींच सकते हो। बस आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये मान के चलो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो आपको क्या देखना है, या तो स्लोप मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए, या 2 पॉइंट मिल जाए। इसके अलावा आपको कोई भी लेना देना नहीं है। वो कैसे मिल सकते हैं, आपको डायरेक्ट भी दे सकते हैं, वो आपको इनडायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो आपको देखना क्या है, 1 पॉइंट प्लस स्लोप या 2 पॉइंट, इनके बारे में आपको देखना है। तो अब हम देखते हैं, और यहाँ से बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म, और यहाँ से हमें मिलती है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखते हैं सबसे पहले स्लोप, यहाँ पर एक नाम आया स्लोप। किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है, आप हमें बताओ स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है किसी भी लाइन की स्लोप। तो स्लोप देखो क्या होती है, स्लोप किसको बताता है, किसी लाइन की स्लोप से आपका मतलब क्या है, ये कोई लाइन है, इस लाइन की स्लोप क्या, मान लेते हैं कि एल लाइन है, इस लाइन की स्लोप क्या होती है। स्लोप किसको बताता है, स्लोप बताता है कि जो गिवन लाइन है उसका पॉजिटिव एक्स के साथ कितना कोण बना हुआ है, उसके tan का मान होता है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन इज टेंजेंट ऑफ लाइन एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्सिस, यानी ये आपके पास OX ये पॉजिटिव एक्सिस है। तो किसी लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स के साथ जो कोण बनाया जाता है, मान लेते हैं थीटा कोण बनाया जाता है, तो tan थीटा का मान, तो tan थीटा का मान है वो किसको बताता है, उस लाइन की स्लोप को बताता है। आपको डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए, क्या होती है, एक्स एक्सिस नहीं पॉजिटिव एक्सिस। मैं वापस बोला मैंने एक्स एक्सिस, तो ये भी है,
ये भी कोण एक्सिस के साथ बनाता है, ठीक है ना। तो ये कोण नहीं होता है स्लोप। स्लोप होता है किसी लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाए गए कोण के tan का मान होता है, साथ एंगल। एंगल नहीं होता। गलती क्या करते हैं हम, तो पहली गलती तो यहीं पे होती है कि एक्स एक्स के साथ बनाएगा कोण, तो एक्स तो ये भी कोण बनता है और ये कोण बनता है। दूसरी चीज कोण नहीं, उसके tan का मान होता है, उसके tan का मान होता है। तो स्लोप क्या होती है, किसी लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स के साथ जो कोण बनाया जाता है उसके tan का मान या उसके टेंजेंट का मान है, वो क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। अब यहाँ से आपको एक बात का पता चल रहा है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्स के पैरेलल है, कोई लाइन एक्स एक्स के पैरेलल है, तो वो एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाएगी, पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अगर हम बात करें स्लोप का, थोड़ा सा इसको हम देखें, तो स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि कोई लाइन अगर एक्स एक्स के पैरेलल है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका स्लोप है वो कितना आ जाएगा, tan 0। tan 0 यानी कि 0। tan 0 मान कितना होता है, 0 होता है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्स के समांतर कोई भी रेखा है उसका स्लोप हमेशा कितना होता है, 0 होता है। दूसरी चीज हम बात करें तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी वाई एक्स के समांतर, कोई लाइन वाई एक्स के समांतर है तो उसका स्लोप कितना होगा, tan 90। और tan 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट, या मैं बोलूँ नॉट डिफाइंड। तो वाई एक्स के समांतर जो लाइन है उनका स्लोप है वो नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन, क्योंकि इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इन्फिनिटी होती है या नॉट डिफाइन होता है। तो आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि कोई लाइन जो एक्स एक्स के पैरेलल है उसका स्लोप हमेशा ही 0 होता है, और जो लाइन वाई एक्स के समांतर होता है उसका स्लोप कितना होता है, उसका स्लोप हमेशा ही नॉट डिफाइन होता है या इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन, बिल्कुल सही है। अब हम बात करें तो एक लाइन, ऐसे लाइन की स्लोप है जो एक्सिस क्या हो, दोनों एक्सिस से सेम एंगल पे इंक्लाइंड हो। एक ऐसी लाइन है जो दोनों एक्सिस से क्या हो, सेम इंक्लाइनेशन हो, यानी सेम झुकाव हो। तो ये लाइन हो सकती है या तो, और या वो ये लाइन हो सकती है, क्योंकि ये झुकाव और ये झुकाव सेम है, ये झुकाव और ये झुकाव सेम है। तो ऐसी लाइन दो हो सकती हैं, या तो ये लाइन हो सकती है और ये वाली ये लाइन हो सकती है। तो दोनों ही केस में, अगर इस केस में हम देखें स्लोप, तो ये 45 डिग्री का कोण है, तो tan 45 का मान 1, और यहाँ पर हम देखें इसका, तो ये कोण कितना है, 90 + 35, 90 + 45, तो इसकी स्लोप कितनी है, -1। तो ऐसी लाइन की स्लोप या तो +1 होगी और -1 होगी। ऐसी लाइन जो दोनों एक्सों से बराबर झुकी हुई हो, जो दोनों एक्सों से बराबर झुकी हुई हो, ऐसी लाइन का स्लोप है वो कितना होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा, डिपेंड करेगा कि लाइन ये वाली है या ये वाली। तो स्लोप के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए डेफिनेशन की, स्लोप क्या होती है। तो मुझे उम्मीद है कि स्लोप का कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है, या तो एक पॉइंट और एक स्लोप, या 2 पॉइंट। अब आपको चाहिए कि 1 पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। पहली है, यहाँ पर आपके पास 1 पॉइंट फॉर्म भी बोल देते हैं, या इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोल देते हैं। यानी आपके पास एक पॉइंट गिवन होगा तो आपको बताना है, और एक स्लोप गिवन होगी तो आपको बताना है कि उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो क्या होगी। तो मान लेते हैं ये आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस बिंदु से करने वाली जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है आपको, इसे लाइन की इक्वेशन बतानी है। और इसकी स्लोप मान लेते हैं कितनी गिवन है, m गिवन है। इसकी स्लोप कितनी है, इस लाइन की स्लोप है वो m है। तो मान लेते हैं कि इस लाइन के ऊपर कोई बिंदु, कोई भी आर्बिट्री बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y,
कितने हैं, x, y हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आप बताओ, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल। ये देखो ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x है, ये डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x माइनस x1। ये डिस्टेंस पूरी y है, ये y1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, y माइनस y1 हो जाएगी। तो यहाँ पर m का मान कितना होता है, मैं देखूँ यहाँ पर m बराबर tan थीटा, m कितना होता है tan थीटा, और यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ सिंप्लीफाई करके, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट स्लो फॉर्म या वन पॉइंट फॉर्म। क्या है आपके पास, एक पॉइंट गिवन है और एक आपको क्या गिवन है, स्लोप गिवन है। तो आपको ये फॉर्म ध्यान रखना है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम x माइनस x1। दूसरा आपके पास है टू पॉइंट फॉर्म। एक सेकंड, आवाज आ रही ना, एक सेकंड, आवाज क्लियर आ रही या नहीं आ रही, ठीक है। तो आवाज, हाँ एक बार आप कमेंट करके बताएं कि आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। फिर हम देखते हैं टू पॉइंट फॉर्म। तो टू पॉइंट फॉर्म में हमें क्या करना है कि दो पॉइंट गिवन है, तो उस केस में आपको बताना है कि लाइन की इक्वेशन है वो क्या होगी। आवाज़ आ रही, ठीक है, ओके। टू पॉइंट फॉर्म में हमें आपके पास दो पॉइंट गिवन है, तो ये पॉइंट आपके पास x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, ये P है और ये Q है। एक तरीका तो हम ये कर सकते हैं, अभी हमने देखा कि एक लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, हमें इस पॉइंट से, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है, हमें m का पता नहीं है अभी तक, लेकिन हम m फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, कि ये लाइन है वो इस पॉइंट से भी पास हो रही है, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो रख देते हैं y2 माइनस y1 बराबर m टाइम x2 माइनस x1। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी m का मान आपके पास ये आ गया। तो जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, तो लाइन की इक्वेशन वो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये आपके पास टू पॉइंट स्लो फॉर्म आ गई, टू पॉइंट फॉर्म आ गई। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, कि दो पॉइंट हमारे पास हैं, तो इसकी स्लोप आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1। अभी जो फॉर्मूला लगा है वहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो अब आपको दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं, वन पॉइंट फॉर्म और टू पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म में आपको क्या करना है, एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन होगी, तो आपको डायरेक्ट y माइनस y1 m x माइनस x1, m की वैल्यू पुट करनी है, x1 और y1 की वैल्यू पुट करनी है। दूसरा टू पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, आपके पास टू पॉइंट गिवन होंगे, तो m आपके पास ये आ जाएगा, दो पॉइंट के लिए m का मान है वो ये आ जाएगा, और इसके अंदर आपको x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो आपको बताना है कि 1,2 से पास होने वाली और जिसकी स्लोप है वो कितनी है, 3 है, m का मान 3 है, और पॉइंट 1,2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है वो क्या होगी, तो आपका जो फॉर्मूला है y माइनस y1 यानी 2, m का वैल्यू 3, x माइनस x1 की वैल्यू 1। दिस इज इक्वल्स टू y माइनस 2 इक्वल्स टू 3x माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू 3x माइनस y, यह आ जाएगा -1 बराबर 0। और जितना चाहो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम देखें कि आपको दो पॉइंट दे दिए जाए, 1,2 4,6, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा आपके पास y माइनस y1, ये आपके पास y1 आ गया। अब y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 2 4 माइनस 1 x माइनस 1,
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आसान है बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है। 2 पॉइंट फॉर्म में आपको दोनों पॉइंट गिवन होंगे, तो m का मान कैसे निकालना है, y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1, सेम ऑर्डर रखना है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2, जो भी आपको ऑर्डर सेम रखना है। पहले y2 रखा तो नीचे x2 रखेंगे, ऊपर y1 रखा तो नीचे x1 रखेंगे। तो ये था आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म। तो आज हमने 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट के बारे में देख लिया। 1 पॉइंट फॉर्म ये इसको बोलते हैं पॉइंट स्लो फॉर्म, और दूसरी होती है आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये था आपके पास स्ट्रेट लाइन के बारे में इक्वेशंस। तो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या देख लिया है। सबसे पहले हमने देखा आज आते ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस जो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा लोकस क्या होता है, किसी भी पॉइंट का लोकस। उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा की डेफिनेशन। और उसके बाद स्ट्रेट लाइन के जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमने देखा था, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद देखा था ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ज्योमेट्रिकल कंडीशन कि कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उसके लिए हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए कि ताकि यूनिकली हम उसको डिटरमाइन कर सकें। तो वहाँ पर क्या था, या तो 2 पॉइंट मिल जाए या 1 पॉइंट और एक स्लोप मिल जाए। और उसके बाद हमने देखा था कि स्लोप किसी भी लाइन की है वो स्लोप क्या होती है। तो स्लोप में कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। स्लोप क्या होता है कि किसी लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स के साथ जो कोण बनाया जाता है उसके tan का मान होता है। और उसके बाद हमने देखा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा की समीकरण। तो हमने देखा था एक तो 1 पॉइंट फॉर्म, दूसरा नाम होता है पॉइंट स्लो फॉर्म, और दूसरा था 2 पॉइंट फॉर्म। आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये आसानी से याद हो गई, इसके बाद सरल रेखा है वो आपको मानो क्लियर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो सरल रेखा की जो डिफरेंट फॉर्म है, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म है, या उसके बाद है नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, उन सभी को हम इनकी मदद से देखेंगे। बस आपको तो 2 चीज़ देखनी है, 1 पॉइंट 1 स्लोप या 2 पॉइंट। तो ये था आपके पास स्ट्रेट लाइन का, शुरुआत हमने कर दी है और कल हम लगभग स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्ट के साथ साथ करते रहेंगे। तो आप स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए गए हैं वो साथ साथ करते रहो। आपको जो जो टॉपिक पढ़ लेते हो उसके क्वेश्चन आप करते रहो। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया करो। तो जो आपके साथी हैं वो भी कर देंगे ताकि उनका भी अच्छा डिस्कशन हो जाएगा, और उनसे भी सोल्व नहीं होगा तो हम उसको डिस्कस कर देंगे। तो ये था सरल रेखा, आपको समझ आया होगा सरल रेखा का कंसेप्ट, और जो बेसिक कंसेप्ट थे कोऑर्डिनेट सिस्टम के वो भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।